आपने घरों में डकैती देखी होगी, दुकानों में डकैती देखी होगी और बैंकों में डकैती देखी होगी, लेकिन क्या कभी जमीनों की डकैती देखी है? ऐसी डकैती हुई है, वो भी एक दो नहीं बल्कि 8 बीघे सरकारी जमीन की। खाली पड़ी जमीन पर मजार गैंग ने अवैध मकान और दुकानों का जंगल खड़ा कर दिया। अब उनकी करतूत का खुलासा हुआ है तो सीएम योगी ने हिसाब किताब शुरू किया। यूपी के संभल में जिस जगह विवादित जामा मस्जिद है, उसी के करीब योगी का बुलडोजर आने वाला है। तो अगले 48 घंटे इस साल, जी हां आखिरी, क्योंकि सबसे बड़ा बुलडोजर शो देखने को मिल सकता है। कब्जा कोई भी करेगा किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, तो कोई भी होगा उसको छोड़ूंगा तो नहीं। अवैध अतिक्रमण जो भी करेगा वो तो हटना चाहिए। ये सिलसिला बंद हो जाएगा कि जहां रुमाल रखो वही वक्त की प्रॉपर्टी हो गई। बुलडोजर भी चलेगा, उसको भी कोई रोक नहीं सकता। सीएम योगी की ये बुलडोजर वाली चेतावनी उस मजार गैंग के लिए है जो सरकारी जमीनों पर अपना मालिकाना हक समझती है। टोपी रख दो और मस्जिद बना दो, रुमाल रख दो और मजार बना दो, लेकिन अब ये टोपी और रुमाल वाला खेल नहीं चलेगा। संभल में ऐसे ही खेल का पर्दाफाश हुआ है। विवादित जामा मस्जिद के पास सरकारी जमीनों पर कब्जे का खुलासा हुआ है। 8 बीघा सरकारी जमीन पर मुस्लिम समाज के लोगों ने कब्जा कर रखा है। कब्जा की गई सरकारी जमीन पर अवैध मकान और दुकानों का निर्माण कर दिया गया है। सरकारी जमीनों पर हुए निर्माण से अवैध गतिविधियां संचालित की जाती हैं। 1980 तक ये 8 बीघा सरकारी जमीन खाली पड़ी थी। इस पर किसी तरह का कोई निर्माण नहीं था, लेकिन फिर कब्जा गैंग एक्टिव हो गया। धीरे धीरे इस जमीन पर दुकान और मकान खड़े कर दिए गए। 45 साल में इस जमीन का नक्शा ही बदल दिया गया। इस जगह पर जहाँ पर पिछले 25 सालों से विशेष समुदाय के लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पास में ही ये जामा मस्जिद है और इसके बिल्कुल पास में ही ये 8 बीघा जमीन बताई जा रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 मंजिला मकान भी बने हुए हैं और इससे आगे कुछ दुकानें भी बनी हुई हैं। ये मजार गैंग की सबसे नई डकैती है जिसका खुलासा अब जाकर हुआ है। हालांकि सरकारी जमीन पर कब्जे का ये खेल उसी जामा मस्जिद के ठीक बगल में खेला गया है जिसके हरिहर मंदिर होने का दावा हिंदू संगठन करते हैं। यानी संभल में अवैध कब्जों का खेल बड़ा पुराना है। यहाँ मंदिरों पर कब्जा कर मस्जिदें बना दी गईं, ऐतिहासिक कूपों पर कब्जा कर उन्हें पाट दिया गया, सरकारी जमीनों पर कब्जा कर दुकानें खड़ी कर दी गईं, पार्क की जमीनों पर कब्जा कर मस्जिदें बना दी गईं। अब ये सब कब्जे हटाए जा रहे हैं। सरकारी जमीनों पर बनी दुकानों को तोड़ा जा रहा है, पार्क की जमीनों पर बनी मस्जिदों को ढहाया जा रहा है, सरकारी जमीनों पर बने कब्रिस्तान तोड़े जा रहे हैं, सरकारी जमीनों पर बने मैरिज हॉल भी ढहाए जा रहे हैं। अब बारी उस 8 बीघा सरकारी जमीन पर हुए कब्जे की है जिस पर मजार गैंग कुंडली मार कर बैठी है। इस गैंग के सदस्यों को कोतवाली में बुलाकर समझाइश दे दी गई है। कहा गया है खुद ही कब्जा हटा लो, वरना जांच के बाद बुलडोजर पहुंचेगा और बिना वक्त दिए सब कुछ जमींदोज कर देगा। जामा मस्जिद के पास की सरकारी जमीन पर हुआ कब्जा हटाने का एक्शन प्लान भी तैयार हो गया है। अवैध कब्जे की जांच के लिए 22 लेखपालों की टीम बना दी गई है। 30 दिसंबर को ये टीम जमीन की पैमाइश करने पहुंचेगी। पैमाइश के बाद जो भी अवैध कब्जा है सब तोड़ा जाएगा। यानी 2026 की शुरुआत से पहले बुलडोजर का आखिरी टारगेट सेट कर दिया गया है। 48 घंटे के बाद बाबा के बुलडोजर का साल का आखिरी सबसे बड़ा टेस्ट शुरू होने वाला है, जिसे लेकर मजार गैंग में खलबली मच गई है। ये बहुत टाइम से सालों गुजर गए, 500 साल से हमारे बुजुर्ग बताते चले आ रहे हैं। बहरहाल मैंने तो ये कब्रिस्तान ही देखा, कब्रिस्तान मैंने अपने बाप दादा से नहीं सुना कब्रिस्तान। कितनी जमीन है हम एक बचपन से देखते आ रहे हैं और जो कोई कब्रिस्तान की जगह है ये मस्जिद की जगह है। बीते 1 साल में सीएम योगी ने संभल को बदल कर रख दिया है। इसका सनातनी स्वरूप लौटाने के लिए दिन रात काम हो रहा है, तो अवैध कब्जों का बुलडोजर इलाज भी हो रहा है। सीएम योगी का साफ कहना है जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए, और ऐसा होने के लिए जो जिस भाषा में समझेगा उसे उसी भाषा में समझाएंगे। न्याय को, कानून को अपने हाथों में लेते हैं तो बहुत बार कानून के दायरे में रह करके उनको सबक भी सिखाया जाता है। जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। लिहाजा अब उस मजार गैंग को समझाने का वक्त आ गया है जो 8 बीघा सरकारी जमीन दबाए बैठी है।
बस 48 घंटे और इस गैंग का इलाज हो जाएगा, वो भी तरीके से। सुनील सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। संभल जिले से जुड़ी एक और खबर आपको बता देते हैं। संभल की जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा और उसके बाद आरोपियों के खिलाफ किए गए सख्त एक्शन से चर्चा में आए आईपीएस और जिले के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। तो संभल हिंसा के दौरान इनकी सूझबूझ के चलते ही हिंसा पर तुरंत काबू पाया जा सका था और उसके बाद हुई कार्यवाही तो इतिहास ही बन गई। एसपी बिश्नोई के नेतृत्व में एक अभियान के दौरान संभल पुलिस ने करीब 100 करोड़ रुपए से अधिक की बीमा धोखाधड़ी का खुलासा भी किया। 68 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एक तरफ मियां भाई जमीन पर कब्जा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ मस्जिद के बाहर कब्जा हटाने पर पत्थर बरसा रहे हैं। अब पत्थरबाजी के जरिए कोहराम मचाने वाले एक एक दंगाई की गर्दन दबोची जा रही है, उन्हें बिलों से बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन इसी बीच राजस्थान के चौमू शहर की दंगा ब्रिगेड से जुड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ है। ड्रोन कैमरे में मियां भाई की खौफनाक साजिश कैप्चर हुई। जानते हैं कैसे? दरअसल जैसे ही ड्रोन कैमरा पत्थरबाजों के इलाके में दाखिल हुआ, उनके घरों की छत पर ऐसी वेपन फैक्ट्री दिखाई गई है जिसका इस्तेमाल दंगा भड़काने के लिए किया जाना था। आप देखिए कैसे। कुछ मामला नहीं है भाई, सर हमने नहीं फेंके। ये वही कट्टरपंथी भाईजान हैं जिन्होंने 48 घंटे पहले जयपुर के चौमू कस्बे में तांडव मचाया। ये वही पत्थरबाजों की ब्रिगेड है जिन्होंने सरेआम पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया। ये वही दंगाइयों की टोली है जिन्होंने मस्जिद को लेकर हुए एक मामूली से विवाद पर पूरे इलाके में उन्माद फैलाया। मगर जैसे ये उन्मादी भाईजान की ब्रिगेड पुलिस के हत्थे चढ़ी, इनकी सारी हेकड़ी, सारी गर्मी शांत हो गई। पता नहीं, मेरे को पता नहीं, हम लोग परदेसी हैं सर, हम लोग किराए से रहते हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे चौमू के ये पत्थरबाज भीगी बिल्ली बनकर एक लाइन में खड़े होकर पुलिस थाने से कोर्ट जा रहे हैं। जानते हैं इन दंगाइयों की हवाइयां क्यों उड़ी हैं? दरअसल 48 घंटे पहले चौमू में इस कट्टरपंथी ब्रिगेड ने जो तांडव बवाल मचाया, पुख्ता प्लानिंग और साजिश के तहत चौमू को सुलगाया, उसके सबूत पुलिस के हाथ लग चुके हैं, वो भी ड्रोन कैमरे के जरिए। 26 दिसंबर की सुबह चौमू में हंगामा, बवाल और पथराव शुरू हुआ, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए। लिहाजा प्रशासन ने चौमू में भारी पुलिस बल तैनात किया। पुलिस ने पूरे इलाके में फ्लैग मार्च भी किया, लेकिन पुलिस यहीं नहीं रुकी। फौरन सर्विलांस ड्रोन मंगवाया और चौमू के उस इलाके में उड़ा दिया जहां से पत्थरबाजी हुई थी। यकीन मानिए, जैसे ही ड्रोन दंगाई भाईजान के इलाके में पहुंचा, पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए, क्योंकि कई मकानों की छतों पर पत्थरों के ढेर रखे थे। इसके अलावा ईंट और कांच की बोतलें भी थीं। वहीं कुछ मकानों पर लाठी डंडे भी मौजूद थे। हमने ड्रोन से एक एक छत का निरीक्षण करवाया। छतों पे जो पत्थर पड़े हुए थे वो भी नोटिस में आए, और सर्च और सीजर के समय छतों पे जो लोग छुपे हुए थे या पत्थरबाजी कर रहे थे टीम पे, और उनको आइडेंटिफाई करके यहाँ से हमारी टीम सर्च एंड सीजर टीम को बता रही थी कि इस छत पे लोग हैं, यहाँ से पत्थरबाजी हो रही है, और ड्रोन से हमें भरपूर मदद मिली। मतलब ये है कि कट्टरपंथी ब्रिगेड ने पूरी तैयारी कर रखी थी ताकि एक मामूली विवाद को चिंगारी बनाकर पूरे चौमू कस्बे को सुलगा सकें। तभी तो दंगा भड़काने वाले मियां भाई के घरों पर हथियारों का जखीरा मिला। जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी मिली, फौरन जयपुर पुलिस एक्शन में आ गई और उसने दंगाई भाईजान को एक एक कर दबोचना शुरू किया। बता दें कि अब तक 50 से ज्यादा दंगाई पुलिस की गिरफ्त में हैं। कुछ आरोपियों को कोर्ट में भी पेश किया गया। वहीं ड्रोन के जरिए जो ऑपरेशन चलाया गया, उससे भी पुलिस को पुख्ता सबूत मिले। मगर जानते हैं, दंगे में शामिल आरोपियों ने सबूत मिटाने की भी कोशिश की। आखिर कैसे, ये भी सुनिए।
शाम के समय तक सारे पत्थर हटा चुके थे छतों से। वो फुटेज भी है कि शाम को कोई भी पत्थर छतों पे नहीं थे, छतें खाली हो गई। आप लोग भी देख सकते हैं अभी जो एरिया है वहाँ पे किसी भी छत पे पत्थर नहीं है। बता दें कि जुमे के दिन चौमू में मस्जिद की रेलिंग को लेकर एक छोटा सा विवाद हुआ। हालांकि पुलिस ने मुस्लिम समुदाय से बातचीत कर मसले को हल करने की भी कोशिश की, मगर 26 दिसंबर की सुबह अचानक ही बवाल बढ़ गया। फिर क्या, कट्टरपंथियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। हालांकि अब चौमू में हालात सामान्य हैं। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। किसी भी तरह की हिंसा न भड़के, इसके लिए टास्क फोर्स भी लगाई गई है। दरअसल ऐसे कट्टरपंथियों का इलाज योगी ही अच्छे से करते हैं। अगर यूपी में किसी इलाके में चौमू जैसी घटना हुई होती, अगर भाईजान ब्रिगेड ने पत्थरबाजी की होती, तो अब तक सीएम योगी मियां भाई की हर साजिश, हर प्लानिंग को बुलडोजर से रौंद चुके होते। अब ये देखना होगा कि क्या सीएम भजनलाल भी जल्द ही ऐसे कोई कार्रवाई का ऑर्डर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो नई बाबरी मस्जिद बन रही है उसे कौन बनवा रहा है, तो आपका जवाब क्या होगा? यही ना, हुमायूं कबीर। लेकिन यह जवाब गलत है। सही जवाब मैं आपको बताता हूं। यह मस्जिद मुर्गे और बत्तख बनवा रहे हैं। चौंकिए मत, यही सच है, 100% सच है। और वो इसलिए क्योंकि बाबरी के निर्माण के लिए जो रकम चाहिए वो मुर्गे और बत्तख की नीलामी के जरिए जुटाई जा रही है। यकीन ना हो रहा हो तो ये रिपोर्ट जरूर देखिए। ₹900 वाला मुर्गा बाबरी बनवाएगा। 650 वाली बतख बाबरी बनवाएगी। 700 एक तरफ मुर्गे की नीलामी हो रही है तो दूसरी तरफ बतख की बोली लग रही है। ये तस्वीरें किसी मुर्गा मंडी की नहीं है, बल्कि मुर्गे और बतख की नीलामी वाला ये बाजार मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में सजा है। वही बेलडांगा जहां निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर बाबरी 2.0 का निर्माण कर रहे हैं। मुर्गे और बतख की ये बोली उसी जमीन पर लग रही है जहां नई बाबरी की नींव रखी गई है। चौंकाने वाली बात यह नहीं है कि बाबरी के निर्माण स्थल पर मुर्गे और बतख की नीलामी की जा रही है, बल्कि हैरानी इस बात की है कि नीलामी से मिला ये पैसा बाबरी मस्जिद के निर्माण में लगाया जाएगा। हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। नई बाबरी है तो निर्माण के लिए तरीके भी नए नए आजमाए जा रहे हैं। अब चंदे को ही ले लीजिए, चंदा जुटाने के पारंपरिक तरीकों के साथ साथ अब नए तरीके भी आजमाए जा रहे हैं। कैश डोनेशन चंदा जुटाने का पुराना तरीका है। ऑनलाइन डोनेशन भी अब पुराना हो चुका है, इसीलिए अब मुर्गे और बतख की नीलामी से चंदा जुटाया जा रहा है। भाईजान के बीच बाबरी को लेकर जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। देश के कोने कोने से उस जगह के दीदार के लिए लोग पहुंच रहे हैं जहां बाबरी का निर्माण हो रहा है। हर जुमे लाखों की भीड़ नजर आती है। मियां भाई अपने अपने तरीके से मस्जिद के निर्माण में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। कोई ईंटों का दान कर रहा है, कोई आई लव बाबरी की टी शर्ट बेचकर चंदा जुटा रहा है, तो अब अपने जानवरों की नीलामी कर चंदा जुटाने की तकनीक भी सामने आई है। भाईजान अपने जानवर लेकर बेलडांगा पहुंच रहे हैं, उनकी नीलामी कर रहे हैं और जो पैसा मिल रहा है उसे मस्जिद के निर्माण के लिए दान कर दे रहे हैं। 800 नई बाबरी के निर्माण को लेकर भाईजान का ये जोश हुमायूं कबीर का हौसला और बढ़ा रहा है और उनका बढ़ा हुआ हौसला धमकी बनकर अब शब्दों के जरिए जुबान से बाहर निकलने लगा है, जिससे माहौल गरमाया हुआ है। बंगाल में तो 37% मुस्लिम आबादी है, तो 72% आबादी है मेरा मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ बाबरी मस्जिद बने, यहाँ का क्या तकलीफ हो रहा है मैं मालूम नहीं है। मैं किसी को तकलीफ देना नहीं चाहते, किसी को तकलीफ लेना नहीं चाहते। मस्जिद बनाने का मेरा हक है। भूले नहीं, देश के नौजवानों ने, देश के हिंदुओं ने अगर आक्रांताओं के चिन्ह को अयोध्या से मिटा दिया, आने वाले दिन में
बंगाल में भी अगर कोई आक्रांताओं का नाम रखेगा तो कुछ भी हो सकता है। जाहिर है बाबरी को लेकर सियासत में जबरदस्त उबाल है, जो कि पुरानी बात हो चुकी है। इससे इतर जो नया है वो ये कि बाबरी के लिए मुर्गे और बतख की नीलामी की जा रही है। और यहाँ समझने वाली बात ये है कि ये मुर्गियाँ और बतख बेचे नहीं जा रहे हैं, बल्कि नीलाम किए जा रहे हैं। बेचने से एक सीमित धनराशि ही मिल सकती है, जबकि नीलाम करने से मन मुताबिक रकम मिलती है, और वो रकम बाबरी 2.0 के लिए दान कर दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कुछ भाईजान के दिमाग का क्या ही कहना। ऐसे ही एक भाईजान के दिल में देश विरोधी सोच पनप रही है, जो शरीयत को संविधान से ऊपर बता रहे हैं। इतना ही नहीं, ऐसे कट्टरपंथी मुस्लिमों को सरकार के फैसलों के खिलाफ भड़का रहे हैं। वो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि इस्लामिक कानून देश के कानून से बड़ा है और उसे ही मानना चाहिए। लेकिन शायद ये मौलाना भूल गया, सीएम योगी ऐसी सोच की डेंटिंग पेंटिंग करना जानते हैं। मौलाना की ये तकरीरें सरकार विरोधी है, मौलाना की ये सोच संविधान विरोधी है, मौलाना का इस्लाम वाला राग देश विरोधी है। इताअत दीन में है, क्योंकि ये कट्टरपंथी मौलाना शरीयत को संविधान से बड़ा बता रहा है। ये मौलाना धर्मनिरपेक्ष सरकार को पूरी तरह से खारिज कर रहा है। इतना ही नहीं, ये सरकार के लिए गए फैसलों के खिलाफ मुस्लिमों के दिमाग में कट्टरता का जहर घोल रहा है। मुफ्ती शमाइल के मुताबिक जो भी फैसले संविधान तरीके से लिए जाते हैं उसे ये नहीं मानेंगे। इनके लिए इस्लाम वतन से ऊपर है, इनका इस्लामिक निजाम सरकार से ऊपर है, और इनका शरिया कानून देश की अदालतों और संविधान से बड़ा है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये शख्स आतंकी जाकिर नाइक का नया वर्जन है, जो देश के मुस्लिमों को सरकार और संविधान के खिलाफ भड़का रहा है। देश विरोधी तकरीरें इस मौलाना के दिमाग में कहां से आई? जब इसकी हिस्ट्री पता चली तो कनेक्शन यूपी से सामने आया। मुफ्ती नदवी ने साल 2014 में लखनऊ में दारुल उलूम नवदतुल उलेमा में दाखिला लिया था। 6 साल की पढ़ाई के बाद नदवी ने इस्लामिक डिग्री हासिल की। नदवी के पिता भी इस्लामिक स्कॉलर रहे हैं। तो सवाल है कि क्या घर के अंदर से ही उसे संविधान विरोधी सोच मिली? सूत्रों की माने तो फिलहाल शमाइल नदवी मलेशिया से पीएचडी कर रहा है। वही मलेशिया जहां आतंकी जाकिर नाइक छिपा है। जिस तरह जाकिर नाइक भारत के मुस्लिमों के जहन में जहर घोलता है, ठीक वैसे ही शमाइल नदवी भी भारत के कानून को न मानने की हिदायत दे रहा है। शमाइल नदवी बार बार सरकार के फैसले पर सवाल खड़ा कर रहा है। ऐसे में सवाल ये कि क्या मुफ्ती शमाइल वक्फ संशोधन कानून की खिलाफत कर रहा है? क्या मौलाना 3 तलाक कानून की खिलाफत कर रहा है? क्या नदवी सख्त धर्मांतरण कानून बनने से खफा है? नदवी की इस देश विरोधी सोच पर हमने भाईजान की राय भी जानी। कुछ तो उस मौलाना की सोच के खिलाफ है, लेकिन कुछ के दिमाग में उस मौलाना की बात घर कर गई है। लोग भी अपने मजहब के साथ और अपने कल्चर के साथ उस शरीयत को अपना फरीज़ा मानते हैं और शरीयत ज़रूरी है। हमारी मजहब इस्लाम का कानून ये है कि भाई किसी को ऐसी तकलीफ नहीं दो कि वो बिल्कुल तड़प के रह जाए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि शरीयत के हिसाब से ये होना चाहिए। क्यों उन्होंने कहा? कुछ देखा तब तो कहा। उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है तो वो सही नहीं है, क्योंकि पहले देश है तो देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, ना शरीयत से ना किसी भी मजहब के हिसाब से ये देश चल नहीं सकता, बिखर जाएगा। शरीयत अपनी जगह है और कानून अपनी जगह है, दोनों को अपने हिसाब से डील करना चाहिए। देश में संविधान और सरकार को मानने वाले मुस्लिमों की कमी नहीं है, लेकिन मुफ्ती शमाइल जैसे मौलाना अपनी जहरीली मानसिकता के दम पर भारत की अखंडता पर आघात करने की साजिश रच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कभी हिंदू त्योहारों पर, कभी हिंदू जुलूस में, कभी यूपी में, कभी एमपी में, कभी सीहोर में, कभी बड़वानी में कट्टरपंथी शहर शहर घूम रहे हैं। कट्टरपंथी गैंग के हाथों में पत्थर है, नफरती पत्थर। इन्हीं पत्थरों से आए दिन ये हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। हर केस में बात मामूली सी होती है, लेकिन बवाल बड़ा खड़ा हो जाता है, नुकसान बड़ा होता है। बीती रात फिर कट्टरपंथियों के निशाने पर हिंदू थे, जो ये बताते हैं कि कट्टरपंथियों में एमपी पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है। सड़क पर पत्थर, गाड़ियों के टूटे हुए शीशे, चकनाचूर हुआ कांच, जहां तहां बिखरे पत्थर। कट्टरपंथी चाहते क्या है? कट्टरपंथियों की मंशा क्या है? कट्टरपंथी क्या साजिश रच रहे हैं?
बीते एक हफ्ते में ये दूसरी बार है जब मध्य प्रदेश के एक दूसरे शहर में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश की गई है। पहले सीहोर, अब बड़वानी। सीहोर में सांप्रदायिक हिंसा की चिंगारी अब तक ठंडी नहीं हुई है कि बड़वानी पत्थरबाजी, हंगामे, बवाल और हिंदू मुस्लिम की आग से सुलग उठा है। बड़वानी में देर रात पत्थरबाजी हुई। पतंग को लेकर हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि राजपुर नगर की सड़कों पर उपद्रवी बड़ी संख्या में जमा हो गए। हिंदुओं को निशाना बनाया जाने लगा, हिंदुओं पर पत्थर फेंके जाने लगे। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया। जिले भर का फोर्स राजपुर थाना क्षेत्र में पहुंच गया था। पूरा पुलिस फोर्स पंचायती बाड़ी पहुंच गया था, जहां दो पक्षों में विवाद के बाद पथराव की स्थिति निर्मित हो गई थी। सीहोर में जब पत्थरबाजी हुई तो वो भी शनिवार की रात थी, और इधर 300 किलोमीटर दूर बड़वानी में जब पत्थर गैंग सड़कों पर निकला तो वो भी शनिवार की रात ही हुआ। राजपुर नगर की सड़क पर कदम बढ़ाने पर चारों तरफ अब पत्थर ही पत्थर बिखरे नजर आ रहे हैं, जो बीती रात बड़वानी में सांप्रदायिक साजिश की गवाही दे रहे हैं। उस पथराव के बाद कई वाहनों में तोड़फोड़ हुई है, कई वाहनों के शीशे टूटे हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला पूरी तरह नियंत्रण में कर लिया है। राजपुर में शांति बनी हुई है और पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर तैनात है। ये पत्थर गवाही इस बात की भी दे रहे हैं कि दंगाइयों में एमपी पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। हंगामे के बाद हिंदुओं ने थाने का भी रुख किया, लेकिन खाली हाथ लौटना पड़ा। एमपी पुलिस सीहोर में पत्थरबाजी के 7 दिन बीत जाने के बाद भी कट्टरपंथी गैंग का कुछ बिगाड़ नहीं पाई है। इसी का नतीजा है कि बड़वानी तक कट्टरपंथियों ने पत्थर उठाने की जुर्रत कर डाली है। सीहोर की ये तस्वीरें भी आज की ही हैं, जो एक बार फिर एमपी पुलिस की नाकामी को दिखा रही हैं। आष्टा में हिंदू समाज ने बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया था, लेकिन उससे पहले ही प्रशासन ने वहां धारा 144 लगा दी और एमपी पुलिस और एसटीएफ ने उन्हें आष्टा से 10 किलोमीटर दूर ही रोक दिया। कट्टरपंथियों की तरह हिंदू संगठनों ने कोई हंगामा नहीं किया, बस पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम जरूर दिया है। नहीं छोड़ेंगे तो एक बहुत उग्र आंदोलन के लिए आष्टा प्रशासन, सीहोर जिला प्रशासन तैयार रहे। करणी सेना ये बोल के जा रही कि 24 घंटे में अगर हमारे भाई नहीं छूटते तो बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी हमने कर रखी है, उसके लिए तैयार है। मेरा प्रशासन से यही निवेदन था कि 144 धारा आष्टा के अंदर लगी हुई है, हमें जाने दिया जाए और हमें सीहोर में उनसे मिलने दिया जाए। तो प्रशासन इस बात को लेकर नहीं मान रहा। वो हजारों की संख्या में है या लाखों की संख्या में है, हम वो हैं जो हिंदू हैं। पहली चीज हिंदू धर्म हमारा है। वो अगर सीहोर फिर बड़वानी और दोनों जगहों की वही कहानी। ये केवल संयोग है या कट्टरपंथियों का सोचा समझा प्रयोग? बड़ा सवाल है। और जिस तरह से एमपी पुलिस ने दोनों ही मामलों में ढिलाई बरती है, ये भी प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। एमपी पुलिस को योगी फोर्स से सीखने की जरूरत है। वीरेंद्र बाशिंदे, जी मीडिया, बड़वानी। एक तरफ बड़वानी के कट्टरपंथी पत्थरबाजी कर रहे हैं, वहीं उत्तराखंड में 21वीं सदी के औरंगजेब आज भी हिंदू मंदिरों पर आघात करने से बाज नहीं आ रहे। देवभूमि उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदलने की मंशा रखने वाले नफरती अब हिंदू मंदिरों को निशाना बना रहे हैं, मूर्तियों को खंडित कर रहे हैं। ऐसे कट्टरपंथियों को सीएम धामी ने आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है। देवभूमि में 21वीं सदी के औरंगजेब ने वो हिमाकत की है जिसे हम आपको साफ साफ दिखा भी नहीं सकते। जिस शिव मंदिर में हिंदू सनातन की जोत जलाते थे, वहां नफरती भाईजान ने नंदी की मूर्ति को खंडित कर दिया। जिस शिवलिंग से हिंदुओं की आस्था जुड़ी थी, उसे कट्टरपंथी ने जड़ से उखाड़ दिया। जिस कलश से पवित्र गंगा जल टपकता था, उसे खंडित कर मंदिर के कोने में पटक दिया गया। जिसने भी इस विधर्मी कांड को अपनी आंखों से देखा, उसका खून खौल उठा। तस्वीरें उत्तराखंड के रुड़की की, जहां प्राचीन शिव मंदिर के अंदर एक कट्टरपंथी दाखिल हुआ और हिंदुओं की आस्था पर प्रहार करने लगा। मामले की जानकारी मिलते ही गांव वाले मौके पर पहुंचे और 21वीं सदी के औरंगजेब को रंगे हाथ पकड़ लिया। शिव मंदिर का ऐसा हाल देखकर गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने कट्टरपंथी का मौके पर ही इलाज कर दिया। तो जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया है। मुकदमा पंजीकृत हो चुका है, लीगल कार्रवाई करेंगे। मौके पर दोनों पक्षों के लोग हैं, शांति व्यवस्था है, हमारे सीओ खुद वहां पर मौजूद हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथी ईश निंदा के झूठे आरोप में दीपू दास को मौत के घाट उतार देते हैं, जबकि देवभूमि पर ऐसा महापाप करने के बाद भी रुड़की के सनातनी सब्र दिखाते हुए नफरती को कानून के हवाले कर देते हैं, जो ये बताता है कि हिंदुओं को तालिबानी न्याय पर नहीं बल्कि देश के कानून पर भरोसा है। सीएम धामी भी देवभूमि से कट्टरपंथी सोच को हमेशा के लिए खत्म करने का प्रण ले चुके हैं।
आज ये कट्टर मानसिकता मानवता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। अभी हम हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश का देख लें, किस प्रकार से वहां मानवता को जिंदा दफनाया जा रहा है, क्रूरता की हदें पार की जा रही हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हो जो इस आतंकी सोच का नतीजा है। कट्टरपंथी लगातार देवभूमि की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। चादर गैंग के खिलाफ हो रहे एक्शन के बावजूद कई कालनेमी हिंदू मोहल्लों में दाखिल होकर इस तरह के अधर्म को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल रुड़की के इस गांव में तनाव बरकरार है। धामी फोर्स गांव में डेरा डाले बैठी है। डर है कि कहीं महादेव के अपमान पर सनातनियों का सब्र जवाब न दे जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 2026 आज से 3 दिन दूर है। लोग न्यू ईयर पार्टी का प्लानिंग शुरू कर चुके हैं, लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2026 के 365 दिन का पूरा लेखा जोखा तैयार कर लिया है। अपराधियों के सफाई के मिशन को पहले से ज्यादा धार देने के लिए योगी ने यूपी पुलिस को यक्ष ऐप की सौगात दी, जिसके लॉन्च होते ही अपराधियों में भय बैठ गया है। तो आखिर क्या है यक्ष का पूरा मकसद और कैसे इसकी लॉन्चिंग ने अपराध जगत में थरथराहट पैदा कर दी है, पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में। जो पुलिस बल है यही अंततः कानून का राज स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। कोई व्यक्ति महाकाल का शिकार क्यों होता है? क्योंकि वह काल का ध्यान नहीं देता है। उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नीति को मजबूती देने के लिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने 2026 की शुरुआत से ठीक पहले यूपी पुलिस को यक्ष ऐप सौंप दिया है। यह ऐप प्रदेश से अपराधियों के खात्मे में बड़ी भूमिका निभाएगा। यह ऐप एक क्लिक में अपराधियों का पूरा काला चिट्ठा खोल कर रख देगा, यानी अपराधियों की लुका छिपी के खेल का अंत तय है। क्योंकि यूपी पुलिस का यक्ष एक एआई ऐप है, इससे अपराधियों पर शिकंजा कसना आसान होगा, क्योंकि यह अपराधियों की आवाज को चुटकी में पहचान लेगा। इस ऐप पर हर अपराधी का पूरा डेटा अपलोड किया जाएगा। इसमें नाम, पता, फोटो, वीडियो और वॉइस सैंपल शामिल होंगे। ये पहली बार होगा जब अपराधियों की पहचान उनके वॉइस सैंपल के जरिए भी की जा सकेगी। हमें अपने आप को अपडेट होना पड़ेगा। हर एक परिस्थिति से, हर चुनौती से जूझने के लिए तैयार होना पड़ेगा। साफ है, योगी राज में नया साल अपराधियों के लिए बीते 8.5 वर्षों में सबसे कठिन होने वाला है, क्योंकि इधर योगी ने यक्ष ऐप लॉन्च किया तो उधर योगी फोर्स ने ऑपरेशन क्लीन को और धारदार कर दिया। हर व्यक्ति किसी भी फील्ड का हो आज उस बात को मानता है कि हां, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हुआ है। आपकी टीवी स्क्रीन पर छेड़छाड़ का आरोपी इकराम उर्फ भूरा है। हिस्ट्री शीटर इकराम का योगी फोर्स ने वो हश्र किया है कि अब ये किसी लड़की की तरफ नजरें उठाने से भी पहले 100 बार सोचेगा। बिजनौर में इस पर दर्जन भर से ज्यादा मामले दर्ज हैं, लेकिन योगी फोर्स ने मुठभेड़ में इसकी सारी हेकड़ी निकाल दी, इसे एक पैर का बना दिया। पूछताछ के बाद तत्काल उसे प्राथमिक चिकित्सा केंद्र के लिए भेज दिया गया है। मौके से एक मोटरसाइकिल, तमंचा, 2 कारतूस तथा एक चाकू बरामद की गई है। उक्त के विषय में जब जानकारी प्राप्त की गई तो मुजफ्फरनगर और जनपद बिजनौर के विभिन्न थानों में गैंगस्टर और गोकसी जैसे संगीन अपराध सहित कुल 18 अभियोग पंजीकृत हैं। यक्ष वाली एक्स्ट्रा पावर मिलने के बाद रायबरेली से लेकर मथुरा तक योगी फोर्स ने अपराधियों में हड़कंप मचा दिया है। रायबरेली में गो तस्कर तो मथुरा में हत्या के मामले में वांछित चल रहे शातिर अपराधी के पैरों में पीतल ठोक दिया। यही तो योगी के इन मैसेज को और पुख्ता कर देता है कि यूपी पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने की बागडोर मजबूती से थाम रखी है। कानून के दायरे में रह करके कानून के दायरे का हर एक व्यक्ति को एहसास कराया। परिणाम है लोगों की धारणा उत्तर प्रदेश के बारे में बदली। अपराधियों पर योगी फोर्स शहर शहर कहर बनकर टूट रही है और अब यूपी पुलिस को यक्ष ऐप की एक्स्ट्रा पावर मिलने से अपराधियों की कपकपी छूट रही है।
क्योंकि इस ऐप में संवेदनशील इलाकों की जानकारी मौजूद रहेगी। ऐसी जगहें होंगी जहां पत्थरबाजी और दूसरी घटनाओं की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। इस ऐप पर गैंग और अपराध नेटवर्क का पूरा डेटा भी होगा, जिसके जरिए पुलिस अधिकारी अपराधियों, हिस्ट्री शीटरों और उनकी गतिविधियों की पूरी जानकारी रख सकेंगे। इसका सीधा और साफ मतलब है कि योगी फोर्स के लिए अपराधियों की निगरानी और विश्लेषण आसान होने वाला है। और यूपी में कानून राज को नए साल की शुरुआत में ही नए पंख मिलने वाले हैं, जो कि अपराधियों के लिए सबसे बड़ा लाल निशान है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लखनऊ में एक तरफ योगी ने जहां यक्ष ऐप लॉन्च किया, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं की सुरक्षा 2 स्तरों पर सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। सार्वजनिक जगहों पर एंटी रोमियो स्क्वाड और महिला बीट के जरिए सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने को कहा गया है। योगी ने एक शाम पहले निर्देश दिए तो अगले ही दिन से योगी फोर्स अपने काम में जुट गई। गाजियाबाद में एडिशनल पुलिस कमिश्नर उपासना पांडे के नेतृत्व में एंटी रोमियो स्क्वाड सड़कों पर उतर आया। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई बाजारों में रेड की गई। जो समाज के सौहार्द को बिगाड़ते हैं उन पर शिकंजा कसने के लिए सिंघानी गेट की पुलिस फोर्स गश्त करने जा रही है। सर्वशक्तिमान है और उस पर हमारा विश्वास है। लोगों में अवेयरनेस रहेगी, सुरक्षा का भाव बढ़ेगा और थोड़ी चेकिंग भी रहेगी कि किस तरह के लोग, कोई संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं खड़े हैं, कोई मनचले तो नहीं खड़े हैं। सब चीजें बताना कि आज मंदिर जा रहे हो, कोई समस्या होती है, कोई बदतमीजी करता है, गलत कमेंट करता है, तो आपको 1090 पे कॉल करना है। कुछ लड़कियां जो पहले अपने समस्या बताने में डरती थीं, उन्होंने कुछ स्कूल्स में हम लोग गए थे, प्रोग्राम किया था, वहाँ उन बच्चियों ने अपनी समस्या बताई। अभी तो बहुत डर कम हो गया, अदरवाइज इससे पहले तो लड़कियां बाहर भी निकलती थी। कई महिलाएं सामने आती हैं जो नहीं आ पाती हैं। मिशन शक्ति केंद्र में CUG नंबर्स दिए हुए हैं, उस पर वो फ़ोन करती हैं, उनकी समस्याएं महिलाएं सुनती हैं। कई बार अगर कोई महिला नहीं आ पाती तो हमारी टीम वहाँ विजिट कर लेती है। पहले से बेहतर है, बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं हम लोग। उपासना पांडे, इनका कहना है कि एनोनिमिटी का भी ध्यान रखा जाता है, महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़े, गलत लोग जो हैं उनकी शिकायत की जा सके। सीएम योगी ने मनचलों पर नकेल कसने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया, लेकिन अब कट्टरपंथियों से परेशान हो चुके सनातनियों ने एंटी कालनेमी स्क्वाड बनाने की मांग कर दी, क्योंकि हिंदू अपने तीर्थ स्थलों पर भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, जहां ये कालनेमी ठगी, चोरी और विधर्मी साजिश रचते हैं। ऐसी ही एक साजिश वृंदावन में बेनकाब हुई है। माथे पर तिलक और सनातनी वेशभूषा, पहली नजर में जो भी इस शख्स को देखेगा वो गच्चा खा जाएगा। आपको भी यही लग रहा होगा कि ये सनातनी है और मंदिर में दर्शन करने आया होगा, लेकिन नहीं, ये वो कट्टरपंथी कालनेमी है जो इस वेशभूषा के जरिए अपनी 2 साजिशों को अंजाम देने पहुंचा था। साजिश नंबर 1, सनातनी भक्तों को ठगना, और साजिश नंबर 2, सनातन को बदनाम करना। नहीं, हाथ में पर्स निकल गया था बाहर। मुझे महसूस हुआ कि निकल रहा है कुछ, ऐसे हाथ पकड़ा मैंने, इनका हाथ में आया, तो इनसे नाम भी पूछा गया तो सब कुछ क्या पता चल रहा है, समीर नाम है, ये मोमेडन है, रूबी करके नाम है, रूबी करके नाम है। ये कालनेमी अपने मंसूबे में कामयाब होता उससे पहले ही बांके बिहारी मंदिर के गेट नंबर 2 पर पकड़ा गया। ऐसे लगा था कि ये कान्हा के भक्तों की जेब काटकर फरार हो जाएगा, लेकिन एक भक्त ने फुर्ती दिखाते हुए इसे रंगे हाथ दबोच लिया। पकड़े जाने के बाद ये आरोपी अपना नाम समीर बताने लगा, लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो इसका असली नाम सामने आया। इस कालनेमी का असली नाम मंसूर अकलील है, जो भक्तों की भीड़ में शामिल होकर चोरी चकारी करता है। सनातन के खिलाफ ये कट्टरपंथी साजिश सामने आई तो हिंदू संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा। केवल ये चोरी और जेब कटी ही नहीं कर रहे, बल्कि हमारे पास यहाँ तक सूचनाएं प्राप्त होती हैं कि जब ये वृंदावन में आते हैं या धार्मिक स्थलों पर, तो जो हमारे यहाँ के जो तीर्थ पुरोहित हैं, जिनका मंदिरों में घुमाने का काम है, ये हिंदुओं का भेष रखकर और यहाँ यात्रियों को घुमाने का भी काम मुस्लिम समाज के लोग करने लग गए। अनेकों रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान, इस तरीके के लोग ऐसे अपराधों से जुड़े हुए हैं जो हमारे ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के अंदर भी अपराध करने से नहीं चूक रहे। नया साल आने से पहले ही मथुरा में कृष्ण भक्तों की भारी भीड़ जुट रही है। यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु कान्हा की भक्ति में मदहोश है, जिसका फायदा भीड़ में शामिल ऐसे कालनेमी उठा रहे हैं। यह ऑपरेशन सिंदूर का डर ही है, जिसके चलते मुनीर गीदड़ों की तरह थर-थर कांप रहा है। यह हिंदुस्तान के बारूदी हथियार की दहशत ही है,
जिसके चलते मुनीर की टांगें कांप रही। शायद तभी तो कल तक जो मुनीर हिंदुस्तान को जंग की धमकी देता था, इंतकाम की बातें करता था, आज वो अपनी मौत को सामने देखकर सहमा हुआ है। और इसका सबूत है पाकिस्तान से सामने आई ये 2 तस्वीरें। इस वक्त ये दोनों तस्वीरें पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में वायरल हैं। दावा किया जा रहा है कि मुनीर को सोते, जागते, उठते बैठते सिर्फ और सिर्फ अपनी मौत का डर सता रहा है। तभी वो हर जगह न सिर्फ बुलेट प्रूफ जैकेट पहने दिखाई दे रहा है, बल्कि बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठकर मौलानाओं से मिल रहा है, पाक फौज के अधिकारियों के साथ कॉन्फ्रेंस कर रहा है। ये पाकिस्तानी एक्सपर्ट है जो खुलेआम ये दावा कर रहा है कि पाकिस्तान में तानाशाह बन चुका मुनीर लगातार डर के साए में जी रहा है। घर में 24/7 भरी हुई पिस्तौल और राइफल रखता है ताकि कोई भी उस पर हमला न कर सके, कोई भी उसे मौत के घाट न उतार सके।